तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के बारे में। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, तो उनके हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि आपका बल्ब कैसा दिखता है एंड डायग्राम, आपका सर्किट कैसा होता है, आपकी बैटरी कैसी होती है। तो सबसे पहले अगर आप सेल देखें, अकेला सेल, तो उसका सिंबल इस तरह से होगा। सबसे पहले एक बड़ी वाली डंडी आएगी, वो छोटी वाली आएगी। जो छोटी वाली होगी वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगी और लंबी वाली पॉजिटिव। अब बैटरी में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल लगे होते हैं उसमें। आगे आ जाता है स्विच। स्विच का एक तो ओपन होता है, एक क्लोज होता है। दिस इज़ ओपन और दिस इज़ क्लोज। आगे क्या है, बल्ब आपका, ये जो बंद है बल्ब, मतलब कि जो ऑफ है उसका सिंबल ये वाला होगा, जो ग्लो कर रहा है उसका सिंबल ये होगा। अब जो रेजिस्टेंस होती है उसके ये दो सिंबल्स हैं, ठीक है। एक जो कनेक्टिंग वायर है उसका ये सिंबल होता है, और साथ ही साथ आगे बात करते हैं सेल क्या है, बेसिकली डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। अब जो रियोस्टैट क्या है वो उसके बारे में सुनेंगे। अब जो रियोस्टैट होता है वो एक वायर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अलॉय लाइक कांस्टेंट ऑन ए मैंगनीज, यूरेका, निक्रोम एटसेट्रा इज वाउंड on a hollow cylinder of china clay. It controls the current in the electric circuit. अब रियोस्टैट का सिंपली काम क्या होता है, ये कंट्रोल क्या करता है, इस तरह से आपका रियोस्टैट नज़र आता है, और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। और ये किसका बना होता है, एक तो मैंगनीज नाम का एक एलिमेंट होता है उसका बना हो सकता है, यूरेका, निक्रोम, ये बेसिकली अलॉयज़ हैं। इन तीनों में से किसी भी अलॉय का हो सकता है, आगे भी और अलॉयज़ होते हैं पर अभी आपको तीन ही मेंशन किए गए हैं। तो ये क्या होती है, एक चाइना क्ले होती है, उसके अराउंड ये क्या होता है, ये एक वाउंडेड होती है। जिस तरह से आपके जो जनरेटर्स होते हैं या फिर जो आपकी मोटर्स होती हैं उसमें क्या किया जाता है, देयर इज़ अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर। जो कॉपर वायर है उसको कॉइल किया होता है सेंटर में, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या होता है, जैसे चाइना क्ले इस तरह से है आपकी, जैसे ये है आपकी सेंटर में चाइना क्ले, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हो गया आपकी चाइना क्ले। तो इसके अराउंड इस तरह से आपका ये जो अलॉय होता है वो बाउंडेड होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को, कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब जो स्विचेस होते हैं वो ये वाले होते हैं। जब स्विचेस हैं उनका ऑन या फिर ऑफ करने का काम, ये सर्किट को या तो क्लोज करते हैं या तो ओपन कर देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं एमोमीटर। एमोमीटर बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में से। वोल्टामीटर बताता है कि कितनी वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का सर्किट में, ठीक है। तो साथ ही साथ इट्स रेजिस्टेंस इज हाई एंड इट इज़ यूज्ड इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस वायर। अब कहते हैं कि ये इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होने की वजह से इसको हम पैरेलल में यूज़ करते हैं। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, इस तरह से जैसे आपका ये जो सर्किट है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हम यहाँ पे बना लेंगे एक सर्किट। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपका एक सर्किट है, तो यहाँ पे आपके जो बल्ब्स हैं दे आर कनेक्टेड इन दिस वे। जैसे एक रेजिस्टेंस आ गई आपकी और यहाँ पे एक आपका आ गया बल्ब, यहाँ पे भी एक और बल्ब आ गया इस तरह से। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर पैरेलल अरेंजमेंट। अब सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में इस तरह से हमने दो बल्ब इकट्ठे लगा दिए, फिर रेजिस्टेंस भी लगा दी, इसको हम सीरीज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज योर सीरीज अरेंजमेंट। ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास तो ये हो गया आपका वोल्टामीटर। अब कहते हैं इन अ सेल ऑफ बैटरी, कहते हैं ये जो एक सेल होता है एक बैटरी का, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आपको इसका पता है रीज़न क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होती है सेल के अंदर और एक सोल्यूशन होता है। जो इलेक्ट्रोड और वो सोल्यूशन होता है, इन दोनों में एक रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फिर केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप यूज़ करते हैं बाय ग्लोइंग योर एलईडीज़। जो छोटे छोटे एलईडीज़ किसी भी सर्किट के साथ लगाए होते हैं टू चेक कि वेदर वो चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कहते हैं जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज, जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी और क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ योर वोल्टेज कितनी है, मतलब वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और वोल्टेज, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एलईडी की। एलईडी एक छोटा सा बल्ब होता है,
ठीक है, जिसको किसी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा के चेक करते हैं कि वेदर वो सर्किट वर्किंग है या नहीं। तो ये काफ़ी छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, ये मल्टीपल कलर्स में आते हैं। आगे इलेक्ट्रिक बेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक बेल सबसे एक कॉमन चीज़ है जो हमारे घरों में अक्सर यूज़ होती है, मैक्सिमम लोगों के घर पे लगी होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और घंटी बजती है। ओके, तो उसका कुछ मैकेनिज्म इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो होता क्या है, दिस इज़ योर स्विच। जैसे आपने स्विच को प्रेस किया, यहाँ पे जैसे इसको प्रेस किया तो क्या हुआ, जो बैटरी है उसने क्या आगे फ्लो करवाया, करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ तक गया। ये है एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से आगे और करंट पास हुआ, यहाँ तक गया। फिर ये जो आगे स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग के थ्रू इस कॉइल में से पास किया। ये स्प्रिंग था यहाँ पे सारा, स्प्रिंग के बाद यहाँ से पास होने के बाद करंट यहाँ पे गया कॉइल के थ्रू। ये कॉइल जो है वाउंडेड अराउंड अ मैग्नेट, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अराउंड क्या होता है, कॉइल वाउंडेड होती है। कॉइल में से कॉइल की जो वायर होती है, वायर वाउंडेड होती है कॉइल की फॉर्म में। तो जब इसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो फाइनली इट रीचेज द हैमर। यहाँ पे जो हैमर है ये हैमर तक पहुँचता है। फिर ये हैमर क्या करता है, स्ट्राइक करता है एक किसके साथ, एक मेटल पीस के साथ, जिसकी वजह से जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ योर बेल। इस तरह से आपकी जो बेल है वो काम करती है। तो आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या काम है, अब स्विचेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक स्विच ना हो तो आप बार बार कनेक्शन तो नहीं कर सकते हो। तो स्विच ने इसका मामले में हमारा काम काफ़ी ईजी कर दिया। अगर आप स्विच को ऑन करें तो कोई भी चीज़ होगी वो ऑन हो जाएगी, अगर आप उसको ऑफ करें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगी वो बंद हो जाएगी। तो इसका ये मैकेनिज्म होता है। आगे उन्होंने बात की है, कुछ कंपोनेंट्स की बात की है जो किसके हैं, जो हैं बेल के, इलेक्ट्रिक बेल के। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने देख लिया था। आर्मेचर होता है आयरन का आर्मेचर। हैमर, जो हैमर होता है जो स्ट्राइक करता है आपके मेटल के साथ ताकि आवाज़ प्रोड्यूस हो, मतलब कि बेल प्रोड्यूस हो, बेल साउंड प्रोड्यूस हो, तो वो आर्मेचर की वजह से होता है। आगे होता है कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। कॉन्टैक्ट स्प्रिंग बेसिकली होता है आपके जो कॉइल होता है जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो हैमर के बीच का डिस्टेंस होता है, वहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट स्प्रिंग प्रेजेंट है। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट स्क्रू एडजस्टमेंट, ये भी स्प्रिंग के पास ही प्रेजेंट होती है। और हैमर एंड गोंग बेसिकली वो मेटल पीस होता है जिसके साथ आपका हैमर स्ट्राइक करता है और आवाज़ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कहते हैं अगर आप बैलून को ब्लो करें, ठीक है, एंड रब इट सॉफ्टली ऑन योर हेड एंड देन प्लेस इट अगेंस्ट द वॉल, इट गेट्स स्टक टू द वॉल। अब इसने चार्ज डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पे। उसने क्या बोला, अब जो बैलून है अगर आप उसको अगर आपने बैलून को फुलाया और उसको रब किया अपने हेड के साथ और फिर आप उसको वॉल के पास लेके गए तो वो वॉल के साथ स्टिक कर जाएगा। वो क्यों, क्योंकि चार्ज डेवलप हो गया है। आगे लाइटनिंग की बात करते हैं। लाइटनिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। ये रबिंग की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसकी हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगर आप एयर करंट की बात करें तो कहते हैं जो एयर करंट होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होते हैं, ऊपर की ओर ज़्यादा होते हैं, जबकि जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, इसी विगरस मूवमेंट की वजह से जो चार्जेस होते हैं वो दोनों सेपरेटेड होते हैं। जिस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती है पर हवा जो है एयर करंट वो ऊपर की ओर मूव करता है। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं एक दूसरे से मूव करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एज, जो अपर एज है क्लाउड की वहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं वो नीचे की ओर अकमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से काम होता है आपकी लाइटनिंग का। तो कहते हैं ये जो अकमुलेशन होती है पॉजिटिव चार्ज की ग्राउंड की ओर, ठीक है, ऑल्सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अकमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, और जब ये जो अकमुलेटेड चार्जेस होते हैं यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वही ग्राउंड की ओर अकमुलेटेड होता है। तो कहते हैं जब ये आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो एयर विच इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो व्हेन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज मीट, दे प्रोड्यूस स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट एंड साउंड। दी स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट इज लाइटनिंग एंड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब कहते हैं जब ये ज़रूरत से ज़्यादा चार्जेस अकमुलेट हो जाते हैं विद इन द क्लाउड्स, तो जो एयर होती है नॉर्मल कंडीशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो इसलिए वो ये जो कंडीशन है इसकी टू नॉट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी उसको करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपको एक ब्राइट सी चमक सी नज़र आनी शुरू हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ साउंड काफ़ी प्रोड्यूस होती है और स्ट्रीक की तरह मतलब लाइंस आती हैं
आपको ब्राइट सी ज़रा सी लाइंस दिखती हैं और पहले लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग का मतलब जो बिजली गिरती है पहले गिरती है, उसके बाद आपको साउंड आती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। अब क्या है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिक सेल जो बैटरीज हैं, जो आपके घरों में जो सेल्स होते हैं, आप इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हो। जैसे आपकी घड़ी होगी, ठीक है, वॉल क्लॉक्स होगी, या फिर आपका हो गया या फिर आपके रिमोट के सेल्स हो गए, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसका ये सब काम होता है। इसका मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर एक लिक्विड होता है यहाँ पे, ठीक है, और सेंटर में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड होती है ये डिप्ड होती है विद इन द ये जो आप लिक्विड देख रहे हो। तो इन दोनों लिक्विड्स के बीच में होता है रिएक्शन, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी। और फिर जो ये केमिकल एनर्जी होती है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप यूज़ कर लेते हो। आगे ओहम्स लॉ की बात करते हैं। कहते हैं अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference at its ends, provided the physical condition of the conductor remains unchanged. अब कहते हैं कि एक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ऐसे या मटीरियल। तो कहते हैं जब इसमें से करंट पास करता है तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपका सिंबल था क्या, V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, अब दो चीज़ें हैं, इनके बीच में क्या फ्लो कर रहा है, करंट, ठीक है। करंट हो गया I आपका, और जो यहाँ का और यहाँ का क्या है, डिफरेंस है दोनों में। मतलब जो एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट के बीच में फ़्लो कर रही थी, दोनों में फ़र्क है। टीचर के पास एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और स्टूडेंट के पास है लो, जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो कर पा रहा है, मतलब एजुकेशन नॉलेज फ्लो कर पा रही है। अगर दोनों के पास सेम नॉलेज होती तो नॉलेज फ्लो नहीं कर पाती। इसी तरह से अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम होता, इसका पोटेंशियल अगर लो होता, इसका भी लो होता, तो क्या होता, आपका करंट फ्लो ही नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पे हाई था पोटेंशियल और यहाँ पे लो था, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर पाया। ओके तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, V के, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। फिजिकल कंडीशन जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वो सेम रहे, साथ ही साथ जो एरिया है वो भी सेम रहे, तो इसकी वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तभी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी के जब भी आप सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। उस कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज़ होती है अलग अलग इक्वेशंस में। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया गया है वो R लिया गया है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपको ऊपर डिस्कस कर ली गई है आपके साथ। जो ऑपोजिशन होती है टू द इलेक्ट्रिक करंट विद इन अ कंडक्टर, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। और ये आपको हर मेटल में मिलती है। जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं, वो कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट करते ही करते हैं। कई बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बहुत कम करते हैं, पर ज़रूर करते हैं। अब क्या यूनिट्स क्या है, R इज इक्वल टू V ओवर I, ये फॉर्मूला हो गया। R इज इक्वल टू V और I ओवर I किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का। किया क्या, V नीचे ले गए और R, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल गई, वोल्ट ओवर एम्पेयर। तो आपका ये फॉर्मूला क्या है, ओहम, इसको हम क्या बोलते हैं, ओहम, और इसका सिंबल होता है ये। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 ओहम किसके बराबर है, 1 वोल्ट ओवर 1 मीटर, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है आप वो 1 ओहम कब कहेंगे, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर का वो 1 वोल्ट है, ठीक है, और जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 एम्पेयर हो रहा है। तो उस केस में आप जो रेजिस्टेंस है उसको 1 ओहम बोलेंगे। अब जो कंडक्टर्स है जो इस लॉ को ओबे करते हैं उसको बोलते हैं हम ओहमिक कंडक्टर्स और लीनियर रेजिस्टेंसेस। और साथ ही साथ जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स हैं आर ओहमिक कंडक्टर, मतलब जितने भी चीज़ें आप यूज़ करें, जितने भी कंडक्टर यूज़ करें, जैसे सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं, ओहमिक कंडक्टर्स, मतलब ये ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। आगे क्या कहते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करते हो तो आपके पास आ जाएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस का क्या मतलब है, जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। अब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम कंडक्टेंस होगी। कंडक्टेंस का मतलब है जो करंट फ्लो कर रहा है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकता है। तो इसका सिंबल होता है G और 1 ओवर R इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स कैसे, क्योंकि 1 ओवर रेजिस्टेंस का था ओहम, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ्स जब ये नीचे वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, या फिर इसको मोहो भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको और क्या कहा जाता है, साइमन भी इसका सिंबल होता है S। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। एक ये रिलेशन इनको दिया गया है, ये रिलेशन क्या है, ये आपका वोल्टेज के बीच है, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच है और
करंट के बीच है। तो करंट आपने एक्सेस वाई एक्सिस की ओर लिया और आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो लिया एक्स एक्सिस की ओर। तो जब दोनों को प्लॉट किया गया तो जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है उसी तरह से आपका करंट बढ़ रहा है। तो दोनों के बीच में क्या आया, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये इन्होंने एक फॉर्मूला लिया इसके बेसिस पे क्या फॉर्मूला लिया उन्होंने, आई की जगह पे क्या लिया है, टैन थीटा। टैन थीटा क्यों लिया है, क्योंकि जो आई की वैल्यू वो टैन थीटा से भी आती है। तो ये सिंपली आपको याद करना है, पर ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं यूज़ होगा बिकॉज ये आपका 9th का कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, कार्बन, माइका, ये सब इसी में आ जाते हैं। आगे कहते हैं जो आर है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितनी लंबी किसी वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस। इससे ये पता चल रहा है हमें। और साथ ही साथ इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहते हैं जितना ज़्यादा एरिया होगा किसी भी वायर का उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मतलब ये वाइस वर्सा चलते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करें तो आपके पास क्या आता है, एल ओवर ए। तो जैसे ही आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो आपके पास एक आ जाएगा क्या, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो लेंथ है वो मीटर में होती है, ये मीटर स्क्वायर में होती है। तो अगर आप रेजिस्टिविटी का सिंबल ढूंढना चाहें तो रेजिस्टिविटी का क्या आएगा आपके पास, P इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पे अगर आप कैंसिल करें तो आपके पास सिंपल मीटर बचेगा, ओहम इंटू मीटर। सो इसका सिंबल क्या होता है, ओहम मीटर। ठीक है, ये इसका ऐसा ही यूनिट होगा। तो आगे बात करते हैं, दिस इज़ अबाउट योर वॉल्यूम एंड दिस। सो दैट्स ऑल, यही तक था। आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। अब मैग्नेटिज्म एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर का। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्शन। अब एक मैग्नेट और एक आयरन पीस के बीच में अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसा टाइप ऑफ मटीरियल है जो किसको अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ मटीरियल्स को। वो जो मटीरियल्स हैं स्पेसिफिकली वो हो जाते हैं मेटल्स, जैसे आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा हो गया। साथ ही साथ इनके पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, जो ऑपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो लोडस्टोन है वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट होता है। ठीक है, लोडस्टोन क्या है, आपका एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है जो किसको अट्रैक्ट कर सकता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा को। इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो आपको बता दिया गया है। एक रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। रिपल्शन का क्या मतलब है, नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अट्रैक्शन। पर जो आपके नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ ले लेंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। तो दिस इज़ योर रिपल्शन। आगे क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है, ये होता है आपका हॉर्स शू मैग्नेट, इसको बोलते हैं हम हॉर्स शू मैग्नेट। पर एक होता है आपका बार मैग्नेट। तो सबसे पहले तो इसका नाम लिख देते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो नीचे आपका क्या हो गया, ये बार मैग्नेट, दिस इज योर बार मैग्नेट। तो आगे बात करते हैं। अब कहते हैं जो बार मैग्नेट है इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, साथ ही साथ ये आयरन का बना होता है, स्टील का बना होता है, और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होती है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करें। ठीक है, और ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है। साथ ही साथ इसके दो डिफरेंट पोल होते हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ पोल। आगे है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, अब ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड अगर आप मैग्नेट को और एक आयरन पीस को पास में लेके आओ तो आपको एक फोर्स फील होगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड। उसके अराउंड एक रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेट के पीस में और जो आयरन पीस, जिन दोनों को आपने अट्रैक्ट करना है, अगर आप उनके बीच में एक 1 आर्म का डिस्टेंस रखें तो आपको मैग्नेट की प्रेजेंस फील नहीं होगी, मतलब दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। जैसे ही आप उनको एक उंगली के गैप के पास लेके आते हैं तो उनमें आपको एक फोर्स फील होनी शुरू हो जाती है, जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से नज़र आती है, या ये आप देख सकते हैं जो लाइंस हैं इस तरह से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, फिर यहाँ गई, फिर ये वाली लाइन होगी आपकी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर और बढ़ती जा रही हैं, पर कंप्लीट पेज आ जाता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ तक एक लाइन से ड्रॉ की हैं। और इसके बेसिस पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, आयरन फिलिंग टेस्ट अराउंड अ बार मैग्नेट। एक ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि इसके अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड वाकई मैग्नेट के अराउंड होती हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको बोलते हैं आयरन फिलिंग टेस्ट अराउंड अ बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट लिया गया, उसके अराउंड आयरन फिलिंग, जो बेसिकली इसको बोलते हैं लोहे का बूरा, ठीक है। ये जो बुरा था इसको क्या किया गया, आयरन फिलिंग्स को बार मैग्नेट के आसपास रख दिया गया। तो बार मैग्नेट ने क्या प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी वो इस तरह से क्या होगी, अरेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात की जाए, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करती हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रनिंग क्लोज लूप। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बना रही है, एक लूप बना रही है। अगर आप ध्यान से देखें, एक क्लोज लूप, ये यहाँ से शुरू हो रही है इस पॉइंट से और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्लोज लूप। सो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से। साथ ही साथ टेंजेंट टू द फील्ड एट एनी गिवन पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये टेंजेंट है, मतलब इसके साथ कोई स्ट्रेट एंगल नहीं बना रही है, टिल्टेड एंगल बना रही है विद द बॉटम। तो इसको हम बोल देते हैं टेंजेंट विद द मैग्नेट, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी फील्ड लाइंस होगी पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितनी ज़्यादा आपकी फील्ड लाइंस होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। साथ ही साथ इन मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई इंटरसेक्शन नहीं होती, जैसे कि आपको बताइए एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। साथ ही साथ कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, अब एक क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप के लिए किस तरह से होती हैं। कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है। दो पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक एंड से ओरिजिनेट होकर दूसरे एंड तक जाती हैं। इसकी वजह से इसी कन्वेंशन मतलब इसी थ्योरी के बेसिस के ऊपर ये क्या करती हैं, इट स्टार्ट्स एट नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, आपकी साउथ पोल तक, ठीक है, बार मैग्नेट के बाहर। तो इस तरह से ये क्या बना देती हैं, क्लोज लूप। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर क्लोज लूप। आगे क्या है, कहते हैं नो टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट। कहते हैं अब ये फील्ड्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब कहते हैं ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एज देयर विल बी टू tangential magnetic field direction associated with the same point which does not occur if a compass needle is placed at that point. It will show two different directions of मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एब्सर्ड। अब ये होता क्यों, ये होता इसलिए क्योंकि जो एंगल है ये टेंजेंशियल एंगल है। टेंजेंशियल एंगल होने की वजह से जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। अगर वो डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट होती तो उस केस में देयर वर चांसेस कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकती थी, दो फील्ड लाइंस। पर अब वो क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, फ्रॉम सेम एंगल से, सेम लाइन से, सेम जगह से स्टार्ट होने की वजह से दे डू नॉट अपीयर टू इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है।